नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS अकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में हम नीट IIT से रिलेटेड टॉपिक लेकर आए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केपलर के नियम। इस वीडियो में हम ग्रहों की गति से संबंधित केपलर के नियम यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। विद्यार्थियों, हम आपको बता दें कि ग्रहों की गति से संबंधित केपलर ने 3 नियम दिए थे। पहले नियम को हम कक्षाओं का नियम कहते हैं, दूसरे नियम को हम क्षेत्रफलों का नियम और तीसरे नियम को हम आवर्तकालों का नियम कहते हैं। यहाँ पर हम तीनों नियमों को अच्छे से समझेंगे, उन पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चंस यहाँ पर देखेंगे। साथ में हम किसी ग्रह की गति का अध्ययन भी यहाँ पर करेंगे कि जब कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है तो उत्केंद्रता के पदों में भी उसकी वेलोसिटी यहाँ पर हम आज की इस वीडियो में फाइंड आउट करने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं, बात करता हूं केपलर के नियम। तो विद्यार्थियों, हम आपको बता दें कि जो ग्रह है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और उन ग्रहों की गति से रिलेटेड केपलर ने 3 नियम दिए। तो ग्रहों की गति से संबंधित ग्रहों की गति से संबंधित केपलर ने नियम दिए। और कितने नियम दिए गए? 3 नियम दिए गए। एक एक करके हम तीनों को ही समझेंगे। यहां पर सबसे पहले देखिए केपलर का फर्तम नियम। पहले नियम को हम कक्षाओं का नियम भी कहते हैं। पहले नियम का दूसरा नाम क्या है? कक्षाओं का नियम। अब कक्षाओं का नियम क्या है? देखिए, केपलर के नियम से पहले तक ये माना जाता था कि जो ग्रह है वो सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। लेकिन केपलर ने ये स्पष्ट कर दिया कि जो ग्रह है वो सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर न लगाकर दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं तथा सूर्य उसके किसी फोकस के ऊपर उपस्थित होता है। चलिए, नियम क्या है स्पष्ट कर लीजिए। देखिए, समझेंगे कि ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। कक्षाएं वृत्ताकार न होकर दीर्घवृत्ताकार कक्षाएं होती है। क्लियर? और सूर्य उनके किसी फोकस पर उपस्थित होता है। सूर्य किसी फोकस पर उपस्थित होता है। फोकस पर उपस्थित होता है। देखिए, ये मैंने एक दीर्घवृत्ताकार पथ दिखाया है, किसी ग्रह का पथ दिखाया है। देखिए, यहां पर हम सूर्य को कंसीडर कर रहे हैं कि यहां पर सूर्य मौजूद है, इस जगह पर सूर्य मौजूद है और ग्रह इसके चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है। देखिए, जितना मैंने दीर्घवृत्ताकार दिखाया उतना होता नहीं है, बट हमने समझने के हिसाब से इसको दिखाया है। देखिए, ये भी आप ध्यान रखें कि सूर्य इसके बीच दीर्घवृत्त के केंद्र पर अवस्थित हो कोई आवश्यक नहीं है। ये इनको जो बड़ी जो त्रिज्या है, दीर्घ अक्ष है, उसको मिलाने वाली रेखा के किसी बिंदु के ऊपर उपस्थित होता है। तो यहां पर इस तरीके से ग्रह चक्कर लगाता है। ये यहां पर हमारे पास में है ग्रह और वो इस तरीके से सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है। क्लियर? देखिए, क्या करते हैं विद्यार्थियों, जब सूर्य की ग्रह से नजदीक वाली जो डिस्टेंस होती है उसको हम कहते हैं पेरिजी। क्या कहा जाता है? पेरिजी कहा जाता है। और जो दूर वाली जो दूरी होती है उसको हम कहते हैं एपीजी।
क्या कहा जाता है? एपीजी कहा जाता है। ओके, तो पेरिजी और एपीजी सूर्य की जो कक्षा है उसकी न्यूनतम और अधिकतम दूरी होती है। क्लियर? इस दूरी को R1 से और इस दूरी को R2 से लिखा करते हैं, और यहां से इसके केंद्र से जो डिस्टेंस है इसको A से पुट कर देंगे, सूर्य से केंद्र की जो दूरी है उसको C से पुट कर देंगे। एक इसमें हम देखेंगे आगे चलकर उत्केंद्रता, तो सूर्य की दीर्घवृत्त के केंद्र से दूरी तथा इसके दीर्घ अक्ष की जो अनुपात है उसको हम उत्केंद्रता कहते हैं। ई से उसको प्रदर्शित करेंगे। तो यहां तक आपको डायग्राम आपको समझ में आ जाना चाहिए। दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, कक्षाओं का नियम आपको समझ में आ जाना चाहिए। मैं अभी इसके दूसरे नियम की ओर बढ़ता हूं। दूसरा नियम क्या है? देखिए, द्वितीय नियम को हम क्षेत्रफलों का नियम भी कहते हैं। क्षेत्रफलों का नियम। देखिए, समझें इसको। क्षेत्रफलों का नियम क्या है? कि ग्रह और सूर्य को मिलाने वाली रेखा के द्वारा समान समयांतराल में समान क्षेत्रफल तय किए जाते हैं। देखिए, इस नियम को समझ लीजिए। ये मैंने यहां पर एक दीर्घवृत्ताकार पथ दिखाया है, और इस दीर्घवृत्त के किसी फोकस पर यहां पर ये सूर्य मौजूद है, ये सूर्य है। और अब आप ध्यान देंगे कि यहां पर मैं ले रहा हूं कि ये दो स्थितियां मैं लेकर चलूंगा। एक स्थिति इस तरीके से लेकर चल रहा हूं मैं, ये देखिए, इसको समझें आप कि ये ए से जो ग्रह है वो कहां जा रहा है? बी पर जा रहा है। ए से कहां जा रहा है? बी पर जा रहा है। और दूसरी वाली स्थिति के अंदर हम ये लेकर चल रहे हैं कि वो सी से कहां जा रहा है? डी पर जा रहा है। ए से बी पर जाने में लगा समय स्मॉल टी, और सी से डी पर जाने में लगा समय भी यदि स्मॉल टी है, तो समान समयांतराल में ग्रह द्वारा तय किया गया जो क्षेत्रफल है वो समान होता है। समझें आप कि सूर्य और ग्रह को मिलाने वाली रेखा तो ये वाली रेखा हो गई। इस रेखा के द्वारा समान समयांतराल में समान क्षेत्रफल तय किया जाता है। तो ये ए से बी पर पहुंच जाता है टी समय में। तो इतना, ये जो मैंने ये क्षेत्रफल दिखा, इतना क्षेत्रफल तय किया जा रहा है। इस क्षेत्रफल को मैं कह दूं A1, और यहां पर आप ध्यान दें कि उतने ही समय स्मॉल टी समय में ये सी से डी पर पहुंच जाता है, और इस क्षेत्रफल को मैं कह दूं A2। तो दूसरा नियम यह कहता है कि A1 और A2 दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। एक बार फिर से समझ लीजिए कि सूर्य और ग्रह को मिलाने वाली रेखा के द्वारा समान समयांतराल में समान क्षेत्रफल तय किया जाता है। समान समयांतराल लीजिए, यहां पर भी टी, यहां पर भी टी, तो समान क्षेत्रफल इसके द्वारा तय किया जाएगा। हम यहां पर यह भी कह सकते हैं कि इसकी क्षेत्रीय चाल या जो क्षेत्रीय वेग होता है वो नियत रहता है। क्षेत्रीय वेग क्या रहता है? नियत रहता है। क्षेत्रीय वेग है क्या, वो भी हम यहां पर अब समझेंगे। देखिए, यहां पर आप समझ लीजिए एक चीज कि ये टी समय में यहां से यहां तक आ रहा है, और ये भी टी समय में यहां से यहां तक आ रहा है। तो यहां पर जो टी समय है उसमें कम दूरी तय कर रहा है, यहां पर ज्यादा दूरी तय कर रहा है, समय सेम है। तो यहां इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर जो ग्रह है उसका वेग कम है, यहां पर ग्रह का वेग ज्यादा है। तो एपीजी के ऊपर ग्रह की वेलोसिटी कम होती है और पेरिजी पर ग्रह की वेलोसिटी अधिक होती है। यह हम इस वीडियो के अंत में देख भी लेंगे, समझ भी लेंगे। तो यहां तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब मैं इसकी जो क्षेत्रीय चाल है उससे रिलेटेड भी आपको बता दूंगा। अभी पहले समझें आप यहां पर इस नियम का जो स्टेटमेंट है वो क्या है, द्वितीय नियम का, कि ग्रह वह सूर्य को मिलाने वाली रेखा द्वारा समान समयांतराल में
समान क्षेत्रफल तय किए जाते हैं, समान क्षेत्रफल तय किए जाते हैं, किए जाते हैं। तो ये हो गया कि A1 बराबर रहता है A2 के। इसको हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं। देखिए, इसको दूसरे तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि ग्रह की क्षेत्रीय चाल नियत रहती है, क्षेत्रीय चाल नियत रहती है, नियत रहती है क्या? समझें क्षेत्रीय चाल क्या है। एक बार फिर से मैं वही पथ बना रहा हूं। हमारे पास में दीर्घवृत्त का ये पथ है, ये मैंने सूर्य कंसीडर यहां पर कर लिया है कि S। मैं अल्प समय अंतराल यहां पर ले लेता हूं। क्या ले लिया हमने कि A से B पर पहुंचने में अल्प समय अंतराल लगा dt, कि जो ग्रह है वो A से B पर पहुंचने में अल्प समय लेता है, dt समय लेता है। तो उसके द्वारा घेरा गया जो क्षेत्रफल है वो भी क्या होगा? अल्प ही होगा, और उसको हम dA से कह दें, dt समय में तय क्षेत्रफल, तय जो क्षेत्रफल है वो क्या है? dA। dt समय में कितना क्षेत्रफल तय किया जा रहा है? dA क्षेत्रफल तय किया जा रहा है। क्लियर? देखें आप यहां पर ग्रह की वेलोसिटी, ग्रह की वेलोसिटी भी हम ये जानते हैं कि लगातार बदलती है, क्योंकि सूर्य से जब दूरी चेंज होती है तो ग्रह का जो वेग है वो भी परिवर्ती रहता है। तो यहां पर हम A से B तक ये छोटा सा तय की गई दूरी, छोटा सा यहां पर ये चाप है, तो इस चाप के दौरान जो वेलोसिटी है उसको हम v कंसिडर कर लेते हैं। dt समय में तय क्षेत्रफल तो रहता है dA, और ग्रह का वेग है वो हम कंसिडर कर लेते हैं v रहता है। कितना वेग रहता है? v। तो यहां से A से B तक की दूरी कितनी हो जाएगी? दूरी बराबर चाल इंटू समय, तो चाल तो है v और समय है dt, तो AB बराबर क्या आ गया? v dt आ गया। ये जो चाप है अल्पांश dt समय में तय किया गया जो चाप है ग्रह के द्वारा, वो है AB, जो कि v dt के इक्वल आ गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुई, दूरी बराबर चाल इंटू समय मैंने पुट किया है। ओके, अब मुझे क्या ज्ञात करना है? मुझे चाहिए dA की वैल्यू। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर हम क्या पुट कर सकते हैं? क्षेत्रफल dA। देखिए, क्षेत्रफल ये एक ट्रायंगल का निर्माण कर लेगा। यहां पर आप भी देख रहे हैं कि ये किसका निर्माण कर लिया है? एक त्रिभुज का निर्माण कर लेता है। और त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 आधार सूर्य से इनकी दूरी हो गई है, वो मैं यहां पर r हमने कंसीडर कर लिए, तो आधार हो गया, गुणा ऊंचाई, तो AB के बराबर इसकी ऊंचाई होगी, तो v dt। तो मैं इसको क्या लिख दूं? dA अपॉन dt बराबर 1/2 VR हम पुट कर सकते हैं। 1/2 VR इसको लिखा जा सकता है विद्यार्थियों। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए, कोणीय संवेग का हम क्या फॉर्मूला जानते हैं? कोणीय संवेग बराबर, कोणीय संवेग को हम L से पुट करते हैं, R क्रॉस P होता है, इसे हम mvr से लिख सकते हैं। देन यहां पर हमें VR बराबर हम क्या पुट कर दे? L बट्टे में m लिख सकते हैं। तो यहां से जो VR है इसके स्थान पर हम क्या लिख देंगे? dA अपॉन dt बराबर क्या आ गया? L/2m आ गया। L/2m हमें प्राप्त हो गया है। तो ये है क्षेत्रीय चाल, क्षेत्रीय चाल dA अपॉन dt, क्षेत्रीय चाल, या इसको हम कह सकते हैं क्षेत्रीय वेग, समय के साथ में क्षेत्रफल में परिवर्तन, तो इसको हम क्षेत्रीय वेग कहते हैं, जो कि L/2m के बराबर रहता है। L यहां पर कोणीय संवेग है और m यहां पर ग्रह का द्रव्यमान है। एकदम क्लियर कर लेना। ये dA अपॉन dt क्या है? dA अपॉन dt है क्षेत्रीय वेग, क्षेत्रीय वेग dA अपॉन dt। ये किसके बराबर है? L/2m। L कोणीय संवेग है जो कि एक कक्षा के लिए नियत रहता है।
m यहां पर ग्रह का द्रव्यमान है जो कि नियत रहता है, तो L बट्टे में 2m है, ये सब क्या रहेगा, नियत रहेगा, कांस्टेंट बना रहेगा। ओके, समझ लीजिए इसे आप अच्छे से कि d/dt जो कि L बट्टे में 2m के इक्वल है, कांस्टेंट रहता है, तो क्षेत्रीय चाल इसकी नियत रहती है। ये हमने इसको दूसरे तरीके से दिखाया, उसको भी मैंने यहां पर प्रूफ कर दिया है। अब देखिए यहां पर एक चीज क्लियर कर लीजिए विद्यार्थियों कि जो कोणीय संवेग होता है L, वो किसी एक कक्षा के लिए नियत रहेगा। मतलब कोणीय संवेग के अंदर जो ग्रह है उसका द्रव्यमान तो चेंज नहीं होगा, लेकिन वेग चेंज होगा और कक्षा चेंज होगी। तो जब r बढ़ेगा तो v कम हो जाएगा, r बढ़ेगा तो v क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जब r घटेगा तो v ज्यादा हो जाएगा। क्लियर। लेकिन यदि आप ग्रह की कक्षा ही चेंज कर देते हैं, कई बार ये लेकर चलते हैं कि भाई इसको कोई जब उपग्रह की बात आएगी अगले वीडियो में हम उसकी चर्चा भी करेंगे कि हम इस कक्षा से दूसरी कक्षा में उसको भेज दें, किसी न किसी तरीके से भेज दिया जाए, तब उसकी जो कोणीय संवेग है क्या वो बदलेगा, तो बिल्कुल हाँ बदलेगा। जब कक्षा ही बदल जाती है तो कोणीय संवेग चेंज हो जाएगा, दूरी के वर्गमूल के समानुपाती होगा। हम आपको बताएंगे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन के जरिए, उसको समझाएंगे भी। तो यहां तक जो दूसरा जो नियम है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। तीसरे नियम की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नियम जिसे हम आवर्तकालों का नियम भी कहते हैं, तृतीय नियम, इसे हम आवर्तकालों का नियम भी कहते हैं। आवर्तकालों का नियम क्या है, नियम समझें कि जब कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है तो एक पूर्ण चक्कर लगाने में लगा समय, जिसको हम ग्रह का परिक्रमण काल भी कहते हैं, तो परिक्रमण काल का जो वर्ग है वो उसकी औसत त्रिज्या के घन के बराबर समानुपाती होता है। चलिए मैं नियम यहां पर आपके सामने पुट कर देता हूं। नियम क्या है, देखिए, ग्रह के द्वारा सूर्य के चारों ओर एक पूर्ण चक्कर लगाने में लगा समय, और एक पूर्ण चक्कर लगाने में लगे समय को हम क्या कहते हैं, परिक्रमण काल। ग्रह के परिक्रमण काल को हम कैपिटल T से यहां पर पुट करेंगे। पूरा एक चक्कर लगाने में जो लगा समय है उसको हम परिक्रमण काल कहते हैं, कैपिटल T से लिखा जाएगा। इस परिक्रमण काल का वर्ग ग्रह के पथ की औसत त्रिज्या, ग्रह के पथ की औसत त्रिज्या के घन के समानुपाती होता है, के घन के समानुपाती होता है। देखिए ये इस तरीके से हमारे पास में ग्रह का पथ है, इसकी अधिकतम और न्यूनतम त्रिज्याएं R1 और R2 यदि मैं यहां पर कंसीडर कर लूं तो इसकी औसत त्रिज्या क्या हो जाएगी, औसत त्रिज्या जिसको हम R से पुट कर दें, जो कि इन दोनों त्रिज्याओं की ये औसत के बराबर होगी। तो जो नियम है आवर्तकालों का नियम है कि आवर्तकाल का वर्ग है वो औसत त्रिज्या के घन के समानुपाती होता है। T² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R³ होता है, ये नियम है। वैसे इस नियम को हम प्रूफ भी कर देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम उपग्रह के बारे में संपूर्ण जानकारी लेने वाले हैं
उपग्रह का कक्षीय वेग कितना होता है, आवर्तकाल कितना होता है, उपग्रह की ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, कुल ऊर्जा, बंधन ऊर्जा, इन सब की अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। उपग्रह पर भारहीनता की स्थिति की भी चर्चा अगले वीडियो में हम करने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम ग्रहों की गति से संबंधित नियम पढ़ रहे हैं और ये जो ग्रहों की गति से संबंधित नियम है ये उपग्रहों पर भी लागू होते हैं। ओके, तो देखिए, तो ये तो थे तीनों नियम। अब हम इन पर आधारित कुछ क्वेश्चंस यहां पर देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस अब यहां पर हम देख लेते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन देखिए कि इसमें एक डायग्राम हमें दे रखा है, ग्रह का पथ दे रखा है। ये सूर्य है और ग्रह इसके चारों ओर इस तरीके से चक्कर लगा रहा है। हमें ये पूछा गया है कि ग्रह का वेग कौन से बिंदु पर अधिकतम होगा। तो देखिए, हम ये जानते हैं कि किसी एक निश्चित कक्षा के अंदर कोणीय संवेग नियत रहता है, अर्थात m, v, r इन तीनों का गुणा वो नियत रहता है। m का मान चेंज नहीं होता। जब r का मान बढ़ता है तो v का घट जाता है और v का बढ़ता है तो r का घट जाता है। देखो, दोनों में एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो यहां पर इस बिंदु के ऊपर r ज्यादा तो v सबसे कम होगा, तो बिंदु c के ऊपर जो वेलोसिटी होगी वो सबसे कम, और यहां पर r सबसे कम है तो वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी। तो बिंदु A पर ग्रह का वेग अधिकतम होगा। कौन से बिंदु पर होगा? A बिंदु पर। और यदि न्यूनतम पूछा जाए तो कौन से बिंदु पर होगा? बिंदु C पर होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि नेपच्यून एवं शनि की सूर्य से दूरियां क्रमशः 10⁻13 मीटर एवं 10⁻12 मीटर के लगभग है। माना कि ये वर्तीय मार्ग में गति करते हैं, तब उनके परिक्रमण कालों का अनुपात क्या होगा? तो देखिए, गति के केपलर के तीसरे नियम का हम यहां पर प्रयोग करेंगे। तीसरा नियम क्या है? हम ये जानते हैं कि किसी ग्रह के आवर्तकाल का वर्ग है वो उसकी औसत त्रिज्या के घन के समानुपाती होता है। देन यहां पर हम क्या पुट कर सकते हैं कि T1 अपॉन T2 बराबर हम पुट कर सकते हैं R1 बट्टे में R2 की घात 3/2। और यहां पर देखिए, हमें यही पूछा है, T1 बटा T2 आवर्तकालों का अनुपात पूछा है। तो R1 कितना है? 10⁻13। R2 कितना है? पहले है वो, उसको पहले लिखना है, बाद में है वो बाद में लिखना है। तो 10⁻13 बट्टे में 10⁻12 और इसकी घात है 3/2। 12 घात तो यहां से कट गई है, 10⁻1 रह गई है। 3/2 का मतलब हो गया 1 और आधी, तो 1 को तो हमने लिख दिया 10, आधी को लिख दिया √10। ये आएगा 10√10। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कैपिटल R त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर घूमते हुए उपग्रह का परिक्रमण काल कैपिटल T है। 4R त्रिज्या की वर्तीय कक्षा में घूम रहे एक अन्य उपग्रह का परिक्रमण काल क्या होगा? सिमिलर फॉर्मूला यहां पर हम अप्लाई करेंगे। देखिए कि T1 बट्टे में T2 ये बराबर है R1 बट्टे में R2 की घात 3/2। सबकी वैल्यू यहां पर मैं पुट कर देता हूं। T1 का मान है T और T2 हमें ज्ञात करना है। R1 का मान हमारे पास में है R और R2 का मान हमारे पास में है 4R और इसकी घात कितनी है? 3/2। तो T2 बराबर कितना आ जाएगा? इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, R से R कैंसिल हो गया, 4 की घात आ गई है 3/2 T। तो यहां से इसको हम लिख सकते हैं 4√4 T। देन यहां से कितना आ गया? 8T आ गया, 8T हमें प्राप्त हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्र से स्मॉल r त्रिज्या की दूरी पर चक्कर लगा रहे उपग्रह का कोणीय संवेग L है। यदि उपग्रह की दूरी स्मॉल r से बढ़ाकर 16R कर दी जाए तो इसका कोणीय संवेग क्या हो जाएगा? कोणीय संवेग क्या हो जाएगा? ये अगला जो क्वेश्चन है वो कोणीय संवेग पर आधारित है। यदि एक ही कक्षा रहती तो कोणीय संवेग संरक्षित रहता। ये मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया, इसको भी आप दिमाग में फिट बैठा लीजिए
कि यहां पर देखिए कक्षा ही बदली जा रही है। r त्रिज्या की कक्षा थी, फिर इसको बढ़ाकर क्या कर दिया, 16r त्रिज्या की कक्षा में रूपांतरित कर दिया। तो यहां पर कक्षा चेंज हो गई, इसलिए कोणीय संवेग बदलेगा। अन्यथा हमने आपको स्पष्ट कर दिया है कि एक ही कक्षा के अंदर तो कोणीय संवेग नियत रहता है, क्षेत्रीय चाल नियत रहती है। देखिए कोणीय संवेग बराबर हम क्या पुट कर सकते हैं, कोणीय संवेग को हम L से पुट करते हैं, जो कि mv/r के इक्वल होता है। विद्यार्थियों अगले वीडियो में हम उपग्रह का जो वेग है, जिसको हम कक्षीय वेग कहते हैं, वो पढ़ने वाले हैं। v बराबर कैपिटल G कैपिटल M बट्टे में r के इक्वल होता है। तो यहां पर जो फॉर्मूला है वो तो हम वैसे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, बट ये क्वेश्चन आ ही गया तो यहां पर हम देख लेते हैं। देखिए r से r कैंसिल हो जाएगा, r की घात आधी रह जाएगी, तो अंडररूट में क्या रह गया, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल r रह गया। ये कोणीय संवेग आ गया। तो यहां से ये जो कोणीय संवेग है वो इस कक्षा की त्रिज्या के वर्गमूल के समानुपाती हमें प्राप्त हुआ है। क्लियर। चलिए इसे हम क्या पुट कर दें, L1 बट्टे में L2 बराबर हम पुट कर सकते हैं R1 बट्टे में R2 की घात 1/2। देखिए पहले जो कोणीय संवेग था वो L था, L2 हमें ज्ञात करना है। पहले जो त्रिज्या थी वो R, फिर त्रिज्या हो गई है 16R, इसकी घात कितनी है 1/2। तो यहां से देखिए क्या निकल कर आ रहा है, 16 की घात आ गई है 1/2। ये इधर गुणा हो गया क्योंकि r से r कैंसिल हो गया, ये L इधर पड़ा ही है, बराबर आ गया L2। तो L2 का मान आ गया है 4L। पहले जो कोणीय संवेग था उसका 4 गुणा हो जाएगा। कोणीय संवेग कितना गुणा हो जाएगा, 4 गुणा हो जाएगा। अब यहां पर हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, ग्रह का वेग देखेंगे। उत्केंद्रता के पदों में ग्रह का वेग यहां पर अब देखने वाले हैं। विद्यार्थियों अब यहाँ पर हम किसी ग्रह के वेग का फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे, और वो भी उत्केंद्रता के पदों में। देखिए उत्केंद्रता क्या है और फॉर्मूला क्या है देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसका हम डायग्राम देख लेते हैं कि हमारे पास में जो ग्रह है वो एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है। ये मैंने दीर्घवृत्ताकार पथ आपके सामने दिखाया है, और इस दीर्घवृत्त का जो केंद्र है वो O है, और सूर्य की जो स्थिति है वो बिंदु S पर मौजूद है। सूर्य कहाँ मौजूद है, बिंदु S पर उपस्थित। ओके। सूर्य की ग्रह से जो न्यूनतम दूरी होती है उस स्थिति को हम पेरिजी कहते हैं। क्या कहा जाता है, पेरिजी। और जो अधिकतम दूरी वाली स्थिति होती है उसको हम एपीजी कहते हैं। ओके। यहां से ये जो दूरी है इसको हम RP से पुट कर दें, और यहां से ये जो दूरी है इसको हम RA से पुट कर दें। दोनों चीजों को ही समझें। RP क्या है, RP है सूर्य, ग्रह की सूर्य से न्यूनतम दूरी, ग्रह की सूर्य से न्यूनतम दूरी है, न्यूनतम दूरी। ठीक है। इस RP को हम और क्या लिख सकते हैं, यहां से यहां तक की डिस्टेंस को हम A पुट कर देंगे, और सूर्य से यहां तक की डिस्टेंस को यदि हम C से पुट कर दें तो RP को देखो यहां से यहां तक भी A ही होगी, तो A में से C निकल जाएगा, तो A माइनस C से भी इसको पुट कर सकते हैं। फिर देखिए RA होगी ग्रह की सूर्य से अधिकतम दूरी, ग्रह की सूर्य से अधिकतम दूरी होगी, और अधिकतम दूरी को हम RA से लिख रहे हैं, और ये A प्लस C के इक्वल होगी, A प्लस C के तुल्य होगी। अब यहां पर एक चीज और समझनी है आपको, उत्केंद्रता इसको हम E से पुट करते हैं, जो कि C बट्टे में A के बराबर होगी। ये C ये A, तो C बट्टे में A से उत्केंद्रता को हम पुट करते हैं। ओके।
अब यहां पर हम एपीजी और पेरीजी दोनों वाली स्थितियों के अंदर कोणीय संवेग संरक्षण नियम लागू कर देंगे। देन हमें क्या मिल जाएगा, देखिए पेरीजी व की स्थिति में कोणीय संवेग संरक्षण नियम से, कोणीय संवेग संरक्षण से, देखिए हमें क्या मिल रहा है, कोणीय संवेग संरक्षण नियम से m, इस बिंदु के ऊपर जो वेलोसिटी है उसको मैं vp से लिख दूं, जो सूर्य से दूरी है उसको rp से पुट कर दूं, ये बराबर होगा m va ra, और यहां से m क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और इसको हम क्या लिख दें, vp बट्टे में va, ये बराबर होगा ra बट्टे में rp के, ra अपॉन rp के इक्वल हम इसको लिख सकते हैं, पुट कर सकते हैं। ra किसके तुल्य है, a प्लस सी, और rp किसके इक्वल है, a माइनस सी। देखो यहां से मैं यदि a कॉमन लूं तो 1 प्लस सी बाई ए अपॉन 1 माइनस सी बाई ए लिख सकते हैं। तो 1 प्लस ई बट्टे में 1 माइनस ई से इसको पुट कर सकते हैं, या आगे हमारे यूज में भी आएंगे, इसलिए हमने इसको पहले ही स्पष्ट कर दिया है। अब देखें, समझ लीजिए, इन्हीं स्थितियों के ऊपर हम यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम लागू करेंगे। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण से, देखिए यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम तभी लागू होता है जब पिंड या जो वस्तु है वो संरक्षी बल के अधीन गति करती है। तो यहाँ पर जो ग्रह है वो ग्रह और सूर्य के मध्य लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन गति करते हैं। तो यहाँ पर ग्रह की गति गुरुत्वीय बल के अधीन गति कर रही है, जो कि एक संरक्षी बल होता है। तो यहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहने का मतलब है गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का जो योग है वो नियत बना रहेगा। काइनेटिक एनर्जी तथा पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू है वो संपूर्ण पथ पर पूरी कक्षा के दौरान नियत बनी रहेगी, कांस्टेंट बनी रहेगी। हम यहाँ पर एपीजी तथा पेरीजी दोनों ही स्थितियों के अंदर यांत्रिक ऊर्जा को इक्वल पुट कर देंगे। चलिए, तो इस बिंदु के ऊपर यांत्रिक ऊर्जा देखिए 1/2 m vp का स्क्वायर, माइनस में इसी बिंदु के ऊपर स्थितिज ऊर्जा, तो ये हमारे पास में स्थितिज ऊर्जा आ गई है। फिर बराबर इस बिंदु के ऊपर गतिज ऊर्जा, तो m va का स्क्वायर, माइनस में कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बट्टे में ra आ जाएगा। इसको हम क्या पुट कर सकते हैं, vp स्क्वायर माइनस va स्क्वायर इक्वल टू, देखिए m तो सब में से कट जाएगा, m तो सभी में से कैंसिल हो जाएगा। देन यहां पर हमें क्या मिल जाएगा, इसको बराबर के उस तरफ ले जाता हूं, तो बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो कैपिटल G कैपिटल M, ये m कट गया, यहां से बच के हमारे पास में 1/में rp, और यहां से बच के माइनस में 1/में ra बच गया। यहां पर बट्टे में 2 था, उस 2 को मैं इधर गुणा कर देता हूं। यहां तक समझ में आ जाना चाहिए। अब देखिए इस Vp के स्थान पर हम क्या पुट कर सकते हैं, RA अपॉन में RP इंटू VA पुट कर सकते हैं। तो यहां से मैं क्या लिख दूं इसको, VA का स्क्वायर RA का स्क्वायर बट्टे में RP का स्क्वायर, फिर माइनस में VA का स्क्वायर बराबर 2 कैपिटल G कैपिटल M, इन दोनों का हम LCM ले लें तो RP RA माइनस RP। यहां से हम VA का स्क्वायर कॉमन ले लें, देन यहां पर हमें क्या मिल जाएगा, RP का स्क्वायर, ये तो लघुत्तम में आ गया, तो RA स्क्वायर माइनस RP स्क्वायर मिल गया बराबर 2 कैपिटल G कैपिटल M RA माइनस RP बट्टे में RP RA। अब देखिए RP की एक घात तो यहां से कट गई है, एक घात कट गई है, इन सबको मैं एक बार हटा देता हूं।
थोड़ा सा डेरिवेशन और बचा है, देख लीजिए। VA का स्क्वायर बराबर में क्या लिख दूं इसको, RA प्लस RP इंटू RA माइनस RP, बट्टे में क्या पड़ा है RP। इस RP को ले जाता हूं मैं उस तरफ, तो बराबर 2 कैपिटल G कैपिटल M कैपिटल M, और ये RP जब ऊपर जाएगा तो RP बट्टे में RA और इंटू में है RA माइनस RP। ठीक है, यहां से ये वाला ब्रैकेट इस वाले ब्रैकेट से कट जाएगा, तो VA का स्क्वायर बराबर क्या आ गया, हमें मिल चुका है 2 कैपिटल G कैपिटल M बट्टे में RA प्लस RP, और ये हमारे पास में रह गया RP बट्टे में RA। तो यहां से हम इसको क्या लिख दें, VA बराबर अंडर रूट में 2 कैपिटल G कैपिटल M RA प्लस RP, RA प्लस RP, RA प्लस RP, तो देखिए RA और प्लस RP है वो 2A के इक्वल हो जाएगा, जो डायग्राम हमने बनाया उसमें आप देखेंगे तो मिलेगा। और RP को हम क्या लिख सकते हैं, RP अपॉन RA, RP अपॉन RA, तो 1 माइनस E बट्टे में 1 प्लस E, ये हमें प्राप्त हो जाएगा। 2 से 2 कट गया, तो VA का फाइनल फॉर्मूला ये हमें मिल चुका है, अंडर रूट में कैपिटल G कैपिटल M बट्टे में A इंटू में 1 माइनस E बट्टे में 1 प्लस E। अब आप ध्यान दें इस फॉर्मूले में, ध्यान दीजिए, अच्छे से समझ लीजिए कि जो E है, E वो 1 से छोटा होता है। E क्या होता है सदैव, 1 से छोटा। तो यहां पर आप ध्यान देंगे कि 1 में से कुछ घटेगा और यहां पर 1 में कुछ जुड़ेगा, तो ये वाली जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी आएगी, 1 से बड़ी, ये वाली जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी, तो क्योंकि ये छोटा और ये बड़ा। तो ये हमें मिल चुका है VA का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला प्राप्त हुआ है, VA का फॉर्मूला प्राप्त हो गया है कैपिटल G कैपिटल M बट्टे में A 1 माइनस E बट्टे में 1 प्लस E हमें प्राप्त हो चुका है। ओके, यहां तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। देखिए मैं यहां पर इसी प्रकार से VP की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा, और VP की वैल्यू यदि हम फाइंड आउट करें तो वो हमें क्या मिलती है, फिर इन दोनों को कंपेयर करके हम बताएंगे कि कौन सी स्थिति के अंदर जो वेलोसिटी है वो अधिक होती है, VP। तो पेरिजी वाली स्थिति के अंदर जो वेलोसिटी है वो इस तरीके से आपको मिलने वाली है, कैपिटल G कैपिटल M बाई A इंटू में, देखो यहाँ पर माइनस का साइन है, यहाँ पर प्लस हो जाएगा और यहाँ पर माइनस हो जाएगा, आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो यही मिलने वाली है। अब आप ध्यान दें, पेरिजी के ऊपर जो वेलोसिटी है ये वाला मान बड़ा, ये वाला मान छोटा, तो यहाँ पर मान बड़ा आएगा, ये पूरा जो ब्रैकेट है वो क्या आएगा, बड़ा, और ये वाला जो ब्रैकेट है वो छोटा, तो वेग कम होगा, एपीजी पर वेग कम और पेरिजी पर जो ग्रह का वेग है वो ज्यादा रहेगा। ओके, तो कई बार क्वेश्चन सीधे ही फॉर्मूले पर आधारित पूछ लेते हैं और कई बार इस ई का मान दे देते हैं। ई का मतलब ये हो गया कि सी और ए का मार्क दे दिया जाता है, तो ई का मान हम निकाल लेते हैं। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो विद्यार्थी ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने केपलर के नियम देखे, उन पर आधारित कुछ क्वेश्चंस देखे, साथ में हमने ग्रह की वेलोसिटी का फॉर्मूला भी देखा। नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा ग्रेविटेशन का अंतिम वीडियो होगा उसमें हम संपूर्ण चर्चा करेंगे उपग्रह के बारे में। उपग्रह का कक्षीय वेग क्या होता है, उपग्रह के परिक्रमण काल की ऊर्जा के बारे में, उस पर भारहीनता की स्थिति के बारे में, और किसी उपग्रह की बंधन ऊर्जा की चर्चा नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं। तो आने वाला वीडियो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।